So complete कर दो कुछ बोलना है। ठीक है। Here we were talking about the three important institutional banks, international banks. हमने बात की एडीबी जो कि फिलीपींस मनीला फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है, यूएस जापान इक्वल शेयर, एंड देन वी हैव द अदर पार्टनर्स, द अदर पार्टनरिंग कंट्रीज। दूसरे नंबर पे एनडीबी शंघाई, ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, चाइना के अंदर लोकेटेड है, शंघाई के अंदर, चाइना इज अ लीडिंग शेयर होल्डर। तीसरे नंबर पे हमने बात की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि एज एन अल्टरनेटिव बनाया गया था आईएमएफ डब्ल्यू एंड वर्ल्ड बैंक के, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मोर देन 67 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग है, और इंडिया चाइना आर द लीडिंग शेयर होल्डर्स इन दैट। सो नाउ आई वुड लाइक टू माय फ्रेंड ओशिक टू कंटिन्यू प्लीज। पहला ये द क्लाइमेट इमरजेंसी इज अ रेस वी आर लूजिंग बट इट इज रेस वी कैन विन। तो वी शुड नॉट बी वेरी नेगेटिव अबाउट आवर एक्शन एंड गोल्स विद रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखते आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन फंड या फिर वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन ऑफ द ग्रीन एनर्जी। एवरी कंट्री हैज पुट अप इट्स ओन टारगेट अंडर एनडीसी। तो कहीं ना कहीं वी कैन विन दिस रेस, बट उसके लिए कमिटमेंट और काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक ग्लोबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना जरूरी है। हर एक कंट्रीज को अपना एनडीसी टारगेट पूरा करना पड़ेगा, इवन द टारगेट ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस बाय द डेवलप कंट्रीज। एंड ऑल्सो कि जो ग्लोबल एमएनसी है उनको भी एक कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को अपने वर्क एथिक्स में और प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा अंडर द ईएसजी, तभी जाके जीत सकते हैं। नहीं तो फिर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टारगेटेड है वो ब्रीच हो जाए। हेल्थ ऑन हॉट प्लैनेट, हीट इफेक्ट, व्हेन वी डिस्कस अबाउट कि हीट वेव हाउ इट इज इम्पैक्टेड, डेफिनेशन क्या है? 37 डिग्री प्लेन्स, 37 डिग्री वैलीज और सबके लिए, और 40 डिग्री प्लेन के लिए, और सस्टेन्ड अगर 2 to 6 डिग्री अबव है फ्रॉम द नॉर्मल फॉर द पीरियड ऑफ 2 to 7 days, तो इसको हीट वेव घोषित किया जाता है बाय द आईएमडी। आईएमडी ने चार्ट बनाया अभी, और it is a very interactive city and interactive chart which showcases different areas that is prone to the heat wave. तो heat wave सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे हीट के कारण ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्रेन, ब्लड इन द, उसके बाद फिर इंक्रीज इन द एयर पोल्यूशन, ड्राइनेस, पॉल, इसके कारण एरोमेटिक कंपाउंड, इट विल कॉज ब्रोंकाइटिस, लंग डिजीजेस एक्सेट्रा। इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इट विल रिड्यूस द फूड प्रोडक्शन एंड इट विल इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ये सब के अलावा और भी एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, it will affect the biodiversity, it will increase more and more evaporation of the sea, it will increase ocean acidification due to more and more increase in the sea surface temperature. So overall heat wave is considered as a disaster management under the NDMA Act 2005, or heat wave specific plan it is being discussed at a very district level. तो कैसे डील कर सकते हैं? तो इतने सारे सोल्यूशन है। हीट एक्शन प्लान में क्या होना चाहिए? क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड, हेल्थ केयर सिस्टम, education public education of public health provider from the early childhood, and also awareness through social media and newspaper, TV, etc. Heat shelter, heat shelter, heat water station, water conservation, aquifer recharge, heat reflective roof, ताकि वो सन के रेज जो है इट कैन रिफ्लेक्ट। तो व्हाइट पेंट का कॉन्सेप्ट रहता है, व्हाइट पेंट करना, वॉल पेंटिंग, वेल वेंटिलेटेड होम्स, सो दैट इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण आपको lungs affect नहीं हो। Increase in the green spaces, urban forestry, Miyawaki method, and also increase in the water aquifer recharge। ये करने से ओवरऑल पर्सनल प्रोटेक्शन, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनल प्रोटेक्शन इज नीडेड। कॉटन क्लॉथ का रोल इसमें आता है सबसे ज्यादा। जो इंडिया है वो सूट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टाई, जो सुटेबल है नहीं इंडियन क्लाइमेट के लिए। इंडियन क्लाइमेट सेंट्रिक, अभी सरकार ने बोला है कि एक मैंडेटरी साइज होगा, हर चीज के लिए सेम होगा साइज। वैसे ही इंडियन सेंट्रिक, इंडियन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन और उसके हिसाब से जो वेयरिंग है उसको प्रमोट करना चाहिए, रादर देन कोट टाई सूट, बिकॉज दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन क्लाइमेट, स्पेशली ड्यूरिंग समर। तो उसी कारण हीट वेव कंटिन्यू। रिगार्डिंग द चाइल्ड केयर
फैसिलिटी, इसमें विमेन फेसेस ट्रिपल बर्डन। फर्स्ट इज हाउस होल्ड वर्क, घर का केयर वर्क फॉर द चाइल्ड, एल्डर्स, इवन हस्बैंड एंड पेरेंट्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो पेड वर्क। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि तीनों करते करते उनका मेंटल एग्जॉस्टमेंट होता है, ओवरऑल इट इफेक्ट्स देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। So to increase the participation of workforce, Supreme Court has given that participation of women is not a privilege but it is a constitutional entitlement right, fundamental right under Article 15, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको adequate state has to make adequate representation, adequate provision to increase the participation of women and children, care of the children, not participation of women, participation of women। तो क्या हुआ था केस की, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको डिनाई किया था चाइल्ड केयर लीव बिकॉज ही वर अटेंडिंग टू अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक कंडीशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहना ये था कि जो चाइल्ड वर्क है, पेड वर्क है, अनपेड वर्क है घर में भी, इट इज पार्ट ऑफ द वुमेन लाइफस्टाइल, इसलिए उसको भी इंक्लूड करना जरूरी है। और हर एक जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी चाहिए। तो ऑलरेडी 3 एरियाज यहाँ पर काम किया गया था। लेबर कोड सोशल प्रोटेक्शन 2020 में जेंडर न्यूट्रल इंटाइटलमेंट स्टैब्लिश किया गया। क्रेश फैसिलिटी, उसमें बोला गया कि जेंडर न्यूट्रल है, वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि 50 से ऊपर एम्प्लॉइज है, उनके लिए सिर्फ किया गया। 50 से नीचे इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी नहीं किया गया। दैट लीव्स आउट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हु आर एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्क में। दूसरे, क्रेश फैसिलिटी में एक और एक इंप्रूवमेंट किया गया। फॉर एग्जांपल कि नेशनल क्रेश स्कीम के अंदर में और मिशन शक्ति के अंदर में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है उसको आप क्रेश फैसिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। आंगनवाड़ी में इट इज केटरिंग टू द चिल्ड्रन। क्रेश फैसिलिटी में क्या होगा कि आप सुबह काम करने जा रहे हो तो बच्चे को वहां रख करके प्ले स्कूल टाइप रख सकते हो और उससे बच्चे का केयरिंग भी हो जाएगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सकेगा उनको बचपन से ही कि वो इंटरेक्ट कर सके अपने पीएस को। तो क्रेश फैसिलिटी को, इसको भी, आंगनवाड़ी को भी अगर थोड़ा और सस्टेनेबल बनाने के लिए इसको अर्बन मॉडल ऑफ आंगनवाड़ी और बाकी जगह में इम्प्लीमेंट कर सकते ताकि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वो भी यूज कर सके उसको। उससे रिसोर्स जनरेशन भी होगा और आंगनवाड़ी वर्कर है उनको जो प्रॉब्लम होता है विद रिस्पेक्ट टू इंसेंटिव और एक वेजेस का प्रॉब्लम होता है वो नहीं हो सकेगा, वो उससे भी एक्स्ट्रा फंड ले सकते हैं। तो जो केयर है इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द स्टेट कैसे कर सकते हैं, अवेयरनेस, रूल्स रेगुलेशन बना करके और एडुकेट कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए इंसेंटिव, सब्सिडी, ऐसे इंसेंटिव दिया था मिशन शक्ति के अंदर में, पालना स्कीम WACD के अंदर में, नेशनल क्रेश स्कीम इंसेंटिव हो गया, सब्सिडीज हो। सेकंड हो गया कि इसमें मेल का भी रोल आता है विद रिस्पेक्ट टू केयरिंग ऑफ women and also to get some kind of sensitivity with the family work and उनका भी कंट्रीब्यूशन रहे विद रिस्पेक्ट अनपेड वर्क। और वुमेन का तो आती है और साथ ही साथ कॉर्पोरेट का भी इसमें रोल आता है। इस किसके थ्रू हो सकता है, अगर वो एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट बना सके विद रिस्पेक्ट टू क्रेश फैसिलिटी और पेड लीव दे सके ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस इन द वुमेन्स लाइफ। तो डेटा के अनुसार दो डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला दिखा कि सर्वे हुआ था 2019 में जिसमें बोला कि इंडियन मेन स्पेंड अराउंड 173 मिनट एज कंपेयर टू 433 मिनट। तो इसको याद करने के लिए 200 मिनट से कम और 400 मिनट से ज्यादा वुमेन रोल रहता है इनका। दूसरा, PLFS सर्वे में 17% है, 23 हुआ, अभी 37%। और मोस्टली वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड 60%। और अलग अलग एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल बीड़ी, सिगार, प्लांटेशन, माइग्रेंट, वहां पर इन्फोर्स करना चाइल्ड केयर सर्विसेज एंड क्रेश फैसिलिटी एक बहुत टफर जॉब है लेबर इंस्पेक्टर के लिए, तो भी होना चाहिए। और IMF हैज प्रेडिक्टेड कि इंडिया का GDP 27% ग्रोथ कर सकता है अगर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन होगा लेबर वर्कफोर्स में। मौलाना आजाद रोड, it is a residence of the vice president for India for more than 6 decades.
ओनली दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन मौलाना आजाद वो इम्पोर्टेंट लीडर थे विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मूवमेंट। उनका सबसे ज्यादा रोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, creation of institution like IIT, IIMs, UGC, etc. और सेक्युलराइजेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन उनका उसमें भी रोल रहा है। फॉर क्रिएटिंग अ इंटीग्रेटिव एनवायरनमेंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर अल हिलाल एंड एक और है, लेट मी सर्च। मेजर लिटरली वर्क तर्जुमनुल कुरान, ही रोट कमेंट्री ऑन कुरान। गुबार खतीर, तस्वीर मासिर, उर्दू न्यूज़पेपर वी कैन डिराइव कि मौलाना आजाद का ही वो। और तस्वीर मासिर अल हिलाल, उनका आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म, गांधीन फॉर्म ऑफ ट्रस्टेसिव मॉडल, सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, इंटीग्रेटिव अप्रोच, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, nationalism should be very broad rather than narrow term dependent on the linguistic ethnic groups। तो उनका वाइडर रोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मूवमेंट टू फॉस्टर यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अकोमोडेशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। वॉर ऑन गाजा एंड अमेरिकाज पैराडॉक्सियल रोल। पैराडॉक्सियल रोल क्यों यहाँ पर रहा है? क्योंकि अमेरिका लिप सर्विस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैलेस्टीनियन, लेकिन ग्राउंड पे जब इंप्लीमेंट करते दे सपोर्ट इसराइल। कैसे? इवन ड्यूरिंग ट्रम्प या फिर बिडेन, जैसे भी सरकार बनने दे ऑलवेज सपोर्ट इसराइल। क्योंकि इसराइल वन ऑफ द लीडर पार्टनर, लीडिंग पार्टनर इन डिफेंस इन मिडिल ईस्ट रीजन। $16 बिलियन उनको एक तरह से एड मिला है इन द डिफेंस। दूसरा कि जो लॉबी ज्यू लॉबी इन यूएस है, दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एमएनसी, मीडिया, पॉलिटिशियन, तो उसमें भी उनका एक रोल रहा। 16% इसराइल एक्सपेंडिचर। दूसरे जो जो यूएस चाह रहे थे लॉन्ग टर्म की इसराइल और अरब के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो थ्रू द अब्राहम अकॉर्ड, यूएई, बहरीन एंड इसराइल, उसके तहत में वैसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि आउटलाइटली यूएस सपोर्ट्स इसराइल इन द यूएनएससी, in vetoing the all resolution in UNGA, in UNHRC, and also by giving them weapons and defense equipment at a very affordable rate. तो ट्रू लीडरशिप कहाँ से आया? इट इज नॉट फ्रॉम द यूएस। यूएस को तो होना चाहिए था। असली लीडरशिप आया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। दे हैव कंप्लेन, they have filed complaint against Israel in ICJ regarding genocide against Palestinian people. इवन बांग्लादेश, वहां से लीडरशिप आया, ग्लोबल साउथ से लीडरशिप आया, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट अनजस्ट वॉर, दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स वॉलेशन इन गाजा। तो एक इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? इंडिया का दो स्टैंड रहा है। पहला कि डायलॉग इज अ इंपॉर्टेंट टूल, उसको अप्लाई करना चाहिए रादर देन वॉर। एंड सेकंड कि डी एस्केलेशन ऑफ बोथ द रीजन होना चाहिए विद इन इजराइल एंड ईरान। रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन इश्यूज दिया हुआ है। पहला इसमें कि हाल फिलहाल में नोटा का एप्लीकेशन किया है, सबको नोटा का क्लिक तो कर देते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? अगर नोटा अगर 50% हो गया वोट और 25% वोट एक जन को मिला है, दूसरे को 25% वोट मिला है और सेम वोट मिला है 1500, 1000, 15100, 15100, उसके बाद लॉटरी से जीतेंगे प्रवेश। ऐसी होता है ना कि अगर दोनों को सेम मिल गया, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो लॉटरी से होता है इसमें। एक सर्च कर लेना, आई हैव रेड समवेयर। तो उसमें नोटा का क्या इशू है, नोटा का क्या फायदा हुआ, ये क्वेश्चन उठता है।
सेकंड फंडिंग से रिलेटेड। तीसरा कि अभी जो सूरत में लोग को वोट देने का अधिक मौका भी नहीं मिला, वो पहले ही जीत गए बीजेपी के एमएलए ड्यू टू डिसक्वालिफिकेशन। तो उसमें कहीं ना कहीं बात होता है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लाइन लगा। और कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको और जल्दी से अपना डिसीजन देना चाहिए था, जिसे नहीं हुआ। लेट होने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो एक उसका चैलेंज आता है। SC declines petition to end collegium system, revive NJAC. Collegium system, it has evolved through the deliberation of the Supreme Court judgment from the first case, second case and third judge case. Collegium system formation हुआ। पहला था फर्स्ट जज के में हुआ 1982-84 में अराउंड था। उसमें बोला गया था जो कंसल्टेशन है सरकार को मानना मैंडेटरी उतना नहीं हो, जरूरी नहीं है। सेकंड ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन मैंडेटरी है। थर्ड में बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं होंगे, दे शुड ही शुड फॉर्म कोलेजियम विद अदर 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस। उनका जो गवर्नमेंट का जो कंसल्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू चीफ कोलेजियम सिस्टम, वो मैंडेटरी है, उनको बात मानना पड़े। और फिर फोर्थ जज केस में बोला गया कि जो एनजेसी इट इज वॉलेटिंग स्पिरिट ऑफ द separation of power. It is amounting to the executive interference into the judicial appointment, or it is questioning the independence of the judiciary. That is why it is null and void. तो वापस से इसको डालें। We have discussed this one. New test for special learning disability. Special learning disability वो होता है कि जो एडल्ट होते हैं उनको दिक्कत होता है पढ़ने में, समझने में, रिटेनिंग करने में। तो उसके लिए कुछ एग्जैक्ट मैकेनिज्म मेथड नहीं था कि उसको एनालाइज करे, कैसे बता सकते हैं कि उनके पास वो डिसेबिलिटी से पीड़ित है या नहीं है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग ऑफ वुमेन, एम्पावरिंग ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इट इज इनके द्वारा टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है ऑन द पीपल एंड दैट आर हैविंग SLD। और PWD एक्ट 2016 के अंदर में इनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। अर्लियर इट दे वर लेफ्ट आउट, उसके बाद फिर इनको लाया गया अंदर में PWD। We have discussed this one. Rise of New Japan. After the war, when atom bomb was dropped and Japan lost, the constitution of the Japan was formulated by the Japanese leader under the monitoring of the US general residing in Japan. उसमें शायद ये थे आइजनहावर थे जनरल, उनके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन बना। इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज फॉर्मुलेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूएस, अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ द नॉट सिविलियन पार्ट ऑफ द यूएस बट मिलिट्री पार्ट। तो मिलिट्री गवर्नर जनरल के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। उसमें क्या था, एक डॉक्ट्रिन था, उसको पैसिफिज्म बोलते हैं, जापान पैसिफिज्म। इट वाज इस बार अडॉप्टेड। उसका रोल ये था कि 3 एरियाज था उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, इट विल बी ओनली फॉर द डिफेंसिव पर्पसेस, ऑफेंसिव नहीं होगा। सेकंड, जो लिमिटेशन रहेगा उनके पास फोर्सेस के ऊपर, लैंड बेस्ड फोर्सेस एंड ऑल्सो सी बेस्ड। एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास नहीं रहेगा, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं रहेगा, और जो एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन होंगे वो भी बहुत कम होंगे, लिमिटेड रहेंगे। डिफेंसिव फोर्सेस उनके पास रहेगा सिर्फ, और जो है एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत कम रहेगा, 1% रहेंगे, 1% ऑफ GDP। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे when there was policy of the US to contain communism in the South Asian country, for example Korean War 1951, 1960s 70s में वियतनाम वॉर, तो जापान was supported by the US as an alternative manufacturing power to churn out affordable affordable merchandise and logistics for the US Army and Navy and
एयर फोर्सेस इन रिसाइडिंग इन वियतनाम एंड कोरिया। उसके बाद जापान का राइज हुआ, इट बिकेम 5 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन इन 1990s, सीइंग द जापानीज राइज इन इकोनॉमी। और उनका जो स्टैंड धीरे धीरे कंजर्वेटिव होते गया 1980s 90s में आते आते, दे वर टेकिंग बोल्ड डिसीजन। तब जब यूएस ने प्लाजा अकॉर्ड किया और पिंग पोंग डिप्लोमेसी के अंदर में चाइना को सपोर्ट करना स्टार्ट किया 1980s में, डेंग जियाओपिंग के समय में आफ्टर मॉ, और चाइना को ऑल्टरनेटिव बनाना स्टार्ट किए टू काउंटर जापान। फिर राइज ऑफ चाइना, चाइना का स्टैंड भी बदलने लगे लगा, वो भी धीरे धीरे कंजर्वेटिव स्टैंड ऑथोरिटेरियन बनते गए। तब जापान को लगा कि उनको जो एक न्यू लीडर ढूंढना चाहिए, उनको मल्टीपोलर वर्ल्ड पे चलना चाहिए। तभी जाकर के क्वाड का फॉर्मुलेशन का बात किए प्रेसिडेंट शिंजो आबे 2008 में पहली बार, कि ऐसा होना चाहिए को मल्टीलैटरल मिनीलैटरलिज्म को प्रमोट करना जरूरी है रादर देन रिसाइडिंग अंडर द यूएस हेजेमनी। उसके बाद फिर उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया राइस, इंडिया और हर जगह इंडिया को सपोर्ट किया विद रिस्पेक्ट टू क्लीन एनर्जी में, दिल्ली मेट्रो बात किया जाए या फिर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू जीका। इवन जो जापानीज बैंक है और एक सॉफ्ट बैंक है जो वन ऑफ द लीडर इन द इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप कंपनीज, सॉफ्ट बैंक, वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर में। तो ओवरऑल जापान और इंडिया का रिलेशनशिप बढ़ते गया। तो जापान का जो मेजर था विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस वो भी चेंज होता गया धीरे धीरे, दे बिकम मोर एंड मोर, वो बात करना स्टार्ट किया रीजनल सिक्योरिटी। दे वर टॉकिंग अबाउट द चाइनीज हेजेमनी इन द ईस्ट जापान रीजन। क्यूरिल आइलैंड का बात होता है विद रिस्पेक्ट टू रशिया। तो वो हमेशा से एक एंशियस कंट्री रहा है विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज हेजेमनी। इसलिए वो right now they have done away with the cap of the defense expenditure of 1%. It has also acquired दोनों क्रूज मिसाइल भी इंक्लूड कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबमरीन की बात कर रहे हो। अभी हाल फिलहाल में ऑगस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन का डील है बिटवीन द यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों बात कर रहे हैं कि जापान को भी इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर में। फर्दर जापान हैज ईज इटसेल्फ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ लीथल वेपन टू फ्रेंडली नेशन। तो स्लोली जापान के पास 6th जनरेशन से स्टेल्थ फाइटर जेट उसमें भी इनरोल हुआ है, 5th जनरेशन के पास है ही ऑलरेडी। तो देखा जाता है कि जापान एंड यूएस दे आर फॉर्मिंग अ जॉइंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल काउंसिल टू फैसिलिटेट को प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। तो ओवरऑल इसमें यूएस का क्या फायदा है, यूएस का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत हाई रहता है इन एक्सटर्नल फील्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेटो या फिर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो यूएस चाहते हैं कि फ्रेंडली कंट्री उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए सो दैट वो धीरे धीरे बस सपोर्ट मैकेनिज्म में हेल्प करे रादर देन पूरे उनके मिलिट्री वहां पर स्टैब्लिश रहे। दैट इज वाई दे आर सपोर्टिंग जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इन दैट रीजन। किसी का जो प्राइम मिनिस्टर थे बोले कि जापान इज यूक्रेन स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर इन वॉर अगेंस्ट रशिया बिकॉज जापान इज ऑल्सो यूक्रेन। जापान इज लाइक यूक्रेन इन एशिया, यूक्रेन ऑफ एशिया बोलते हैं जापान को। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, इंडिया का अभी कोई फॉर्मल रिएक्शन नहीं रहा है। रिसेंट चेंजेस इन जापान पॉलिसी फ्रॉम पैसिफिज्म टूवर्ड्स मोर मिलिट्री रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया चाहेंगे कि जापान का रोल ज्यादा रहे, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहेंगे कि यूनिपोलर कंट्री रहे, यूनिलैटरल कंट्री रहे या बाई पोलर वर्ल्ड रहे। इंडिया में से चाहेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, मल्टी अलाइनमेंट करे। जापान इंडिया का रिलेशनशिप बहुत पुराना रहा है with respect to the historic tradition, culture, religion, सेंटोइज्म और इंडिया का बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। फिर अगर सुभाष चंद्र बोस बात किया तो ही हैव आल्सो सॉट सपोर्ट फ्रॉम द इंपीरियल जापान फ्रॉम द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। तो यूएस इंडिया के लिए जापान विल बी अ वेरी पाइवट प्ले वेरी पाइवट रोल इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन द एशियाटिक रीजन। तो इसलिए वो चाहें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जापान इज राइज करो। We have discussed this one. Auto sector is becoming the next BFS. Ryukyu Island, जापान, ठीक है। क्यूरिल आइलैंड, ryukyu आइलैंड डिस्कस कर। नेक्स्ट BFSI क्या होता है,
BFSI क्या है, एक बार सर्च कर लेना मानसी, के दिया भी नहीं। देख रहे हैं। What is a moratorium period offered in health insurance? ओके, ये इसका मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। हम्म Auto companies are also going to a century, once a century disruption. They are moving towards the EVs. That is why they are tech spending बढ़ते जा रहे हैं. They are ramping up their own tech forces in the houses. इसलिए BFSI IT सर्विस के लिए ऑटोमोबाइल कंपनी, क्योंकि पहले ऑटोमोबाइल कंपनी डिफरेंट है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी से, अभी ईवी बैटरी जो इट इज बोथ ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, इसलिए मोरेटोरियम पीरियड इज ऑल्सो रेफर टू एज लुक बैक पीरियड इन इंश्योरेंस। ये एक बार एक्सप्लेन कर दो। इट इज सेफ गार्ड बिल्ड फॉर द पॉलिसी होल्डर। जब ओवर होता है इंश्योरर कैनॉट रिजेक्ट अ क्लेम ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन डिस्क्लोजर मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है एक बार? इसमें यही है, जैसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मोरेटोरियम की हम बात करते हैं तो उसमें तो कि आप टाइम पीरियड या जो टेन्योर है एक तरीके से उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है कि एज अ सेफ गार्ड क्लॉज यूज किया जाता है इसको भी, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में है। वंस द मोरेटोरियम पीरियड इज ओवर, इंश्योरर्स दे कैन नॉट रिजेक्ट अ क्लेम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर या मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं एंड जिस पर्सन ने अपनी इंश्योरेंस कराई, अगर वो कोई क्लेम करते हैं तो उसमें जो ग्राउंड्स है ऑफ रिजेक्शन ऑफ देयर क्लेम की आपने पहले ये इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज नहीं की, या जो ट्रू फैक्ट्स है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए बिफोर गेटिंग दैट इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उनको अडेयर नहीं किया जाएगा। मतलब वो क्लेम्स आप उस इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, नॉन डिस्क्लोजर के बेसिस पे। ठीक, वी हैव कंप्लीटेड, कंक्लूड कर देते हैं। आज की एरियाज पढ़े। एमडीएच एवरेस्ट से रिलेटेड एक कीवर्ड था एथिलीन ऑक्साइड, कार्सिनोजेनिक फूड फ्यूमिगेंट। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द एमडीएच एवरेस्ट, बाकी जगह भी रेगुलेशन चाहिए। नेस्ले हाई शुगर कंटेंट, बॉर्नविटा हेल्थ ड्रिंक, तो एफएसआई का रोल, और वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं फूड सेफ्टी, सो दैट इंडिया कैन बिकम अ इम्पोर्टेंट पार्टनर इन चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। क्योंकि रेपुटेशन इज इम्पोर्टेंट, रेपुटेशन हार्म होता है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द जेनेरिक मेडिसिन इन युगांडा, उसके कारण चाइल्ड डेथ हुआ, या फिर अभी बात की विद रिस्पेक्ट टू traces of pesticide found in the green chili, red chili, spices या अल्फांसो मैंगो। डायमंड से रिलेटेड इंडिया ने क्रिटिसाइज किया G7 को कि आप कस्टम यूनियन नहीं, आप इनफॉर्मल बॉडी है। तो लेकिन तब भी इंडिया इज अडियर्ड टू अ कंडीशन कि इंडिया विल एक्सपोर्ट टू बेल्जियम फॉर थर्ड पार्टी चेक ऑन इट्स डायमंड, so that it can say it is not importing from Russia because it has been sanctioned. Ottawa इंटरनेशनल नेगोशिएशन कमेटी फॉर द प्लास्टिक ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी, तो प्लास्टिक ट्रीटी की बात हो रहा है, उस पर अभी नेगोशिएशन चल रहा है। इंडिया का स्टैंड भी रहा है कि बैन से अच्छा है कि ये रेगुलेट करे, और उसमें ईपीआर आना चाहिए, रिसाइकलिंग आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। सोलर विंड क्यों अभी पीछे है? 4 एरियाज हो गया, लेबर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी का इशू है, टेक्नोलॉजी 24/7 नहीं है, फिर रिसाइकलिंग चाहिए, और स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। फिर रिसाइकलिंग नहीं होता है तो उसके कारण लीचिंग ऑफ सॉइल, टॉक्सिंग ऑफ केमिकल्स, वो रहते हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक इसमें बात कर सकते हैं। कॉटन टेक मिशन, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया में ऑल टाइप्स ऑफ कॉटन कमर्शलाइज ग्रो करते हैं उनको। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है।
water level in major reservoir down to 30%. इसलिए स्मॉल इरिगेशन कॉन्सेप्ट आता है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Storage should be used also for the flood control under the Dam Safety Act 2021. CWC, it is executive body, Ministry of Jal के अंदर में. Gukesh or important ethical attributes we have learned from him. हेल्थ इम्पैक्ट कैसे होता है हीट वेव के कारण, वो डिस्कस किया. कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं, तो कीवर्ड दिया हुआ था वाटर स्टेशन, हीट रिफ्लेक्टिव रूफ, वॉइड पेंट, ventilated homes, green space, personal protection, heat action plan at a grassroots level, local body level, education of public, climate resilient food, heat resistant crops, creation of a aquifer recharge और green space. चाइल्ड केयर से बात करते हैं तो डेटा था 53% करना जरूरी है PLFS के अंदर में, तो उसके कारण 27% बढ़ सकता है GDP. अभी 200 मिनट से कम मेल सपोर्ट करते हैं अनपेड वर्क में, लेकिन 400 मिनट से ऊपर विमेन करती. सेकंड कि क्रेश स्कीम जो है वो भी सिर्फ 50 और मोर एम्प्लॉयज के लिए, नीचे के लिए नहीं, तो इनफॉर्मल सेक्टर छूट जाता है पूरा, जहां पर विमेन मोस्टली एम्प्लॉयड है. बीडी सेक्टर, फिर कॉटन, हाई लेबर इंसेंटिव एरियाज, टी प्लांटेशन, शुगर केन सेक्टर, फिर फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर, वहां पर भी आते हैं. क्रेश स्कीम में क्या बोला गया कि आंगनवाड़ी को चेंज कर देंगे क्रेश में, और उसको सस्टेनेबल मॉडल में क्रिएट कर सकते हैं इन अर्बन एरियाज ऑल्सो. उससे रेम्यूनरेशन बढ़ जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो घर से बाहर निकलेंगे, मेंटल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा. और तीसरा, विमेन को एक मेंटल क्लैरिटी और शांति मिलेगा कि कम से कम बच्चे एक सही जगह पर एट अफोर्डेबल रेट. आज अगर दिल्ली में देखा जाए तो 5 लाख रुपीज लगता है, 4,50,000 रुपीज लगता है प्ले स्कूल के लिए, जो एक IIT का फीस भी नहीं है अप्रोक्सीमेटली. और ट्रिपल बर्डन किसको बोलते हैं, हाउस होल्ड वर्क, केयर वर्क एंड पेड वर्क. मौलाना आजाद, अल हिलाल और उनका एक रोल था, एजुकेशनिस्ट में भी रोल था. और एक और एक न्यूज पेपर था, अल बलग न्यूज पेपर. अमेरिका And हिपोक्रेसी रिगार्डिंग, editor of वकील न्यूज़पेपर जो है ना, he was also the editor of that newspaper जो अमृतसर से पब्लिश किया जाता था. ठीक है. अमेरिका पैराडॉक्सिकल रोल इन सपोर्टिंग इजराइल एंड लिप सर्विस टू पैलेस्टीन, तो वो डिस्कस. ट्रू लीडरशिप कहाँ से आया, साउथ अफ्रीका से आया, बांग्लादेश से आया और इंडिया से भी आया. इंडिया ने जो स्टैंड लिया, न्यूट्रल स्टैंड नहीं लिया, इंडिया ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया. इलेक्शन कमीशन और रिलेटेड पोल्स में नोटा का रोल, इलेक्शन फंडिंग का रोल हाईलाइट किया है. कोलियम सिस्टम डिस्कस किए, फर्स्ट जज के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जज के, रोल ऑफ NJAC. स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया PWD एक्ट 2016 के अंदर में. Rise of New Japan, तो we have learned the historical rise of Japan from 1945 to recent, और कैसे जापान का रोल धीरे धीरे बढ़ते गया डिफेंस एक्सपेंडिचर पर. और हाल फिलहाल में डिफेंस पॉलिसी लाए जिसमें 6th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन का बात कर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, मल्टी अलाइनमेंट, मल्टी पोलरिटी, सपोर्टिंग अलग कंट्रीज लाइक इंडिया. तो जापान इज stating itself as a Ukraine of Asia. That is why it is removing the condition put by the US during 1945, 1% capped on defense expenditure, वो हटा दिया गया. तो एक कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन बोलता है जापानीज पैसिफिज्म. स्लोली जापान इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन दैट रीजन, मतलब इंडो पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक. और मोरेटोरियम पीरियड वी हैव डिस्कस हेल्थ इंश्योरेंस कि आपको उस समय में आपको जो भी चेक करना है विद रिगार्डिंग द इंश्योरर, उनका डेटा, उनका जो भी क्लेम है, उसके बाद जो आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते और रिजेक्ट नहीं कर सकते क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, तो पहले ही करना चाहिए. आई थिंक यही डिस्कस की ओवरऑल. So we have taken up important topics for today.
and we will do so. We will correlate with the important facts for the PT as well as mains, so that we can get a 360 view of the examination. So thank you. Due to Sarkar.